Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Adnan Qureshi, your physics teacher. Welcome to my YouTube channel Science Groomer. तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर है 6 और लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ना है, हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, वो आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स हों उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखें, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि हम जब भी ऐड करेंगे तो दो वेक्टर्स को ही आपस में ऐड कर सकते हैं, कभी हम स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। फिर हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा था और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी हमने यही पढ़ा था कि कोई भी दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी वेक्टर में से स्केलर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या किसी स्केलर में से किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमने पहली बात यही देखनी है कि जब क्या हम दो किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तो यहाँ पे भी हमारे पास दो बातें आती हैं। एक हमारे पास क्या आती है कि वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन या फिर वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दो तरह की पॉसिबल है। तो लास्ट लेक्चर में तो एडिशन तो स्केलर की वेक्टर में पॉसिबल नहीं थी, ना ही सब्ट्रैक्शन स्केलर की वेक्टर में पॉसिबल थी। लेकिन अगर यहां की हम बात करें तो यहां पर ये दोनों चीजें ही पॉसिबल हैं। मतलब हम किसी वेक्टर को स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम किसी वेक्टर को वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात ये आप क्लियर कर लें कि मल्टीप्लिकेशन के केस में वेक्टर की स्केलर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और वेक्टर की वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जहां तक बात है वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन की, तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर के स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन की तो यही हमारी आज की मल्टीप्लिकेशन है और यही हमारा टॉपिक है। तो आज हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये बात भी आप क्लियर कर लें कि हमारे पास स्केलर जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये जो स्केलर होते हैं, स्केलर ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक स्केलर होता है जिसे हम बोलते हैं कि वो है तो स्केलर लेकिन उसको हम बोलते हैं नॉन डायमेंशनल स्केलर। तो एक स्केलर को हम बोलते हैं नॉन डायमेंशनल। तो एक स्केलर हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन डायमेंशनल स्केलर। अब नॉन डायमेंशनल स्केलर कौन से स्केलर होते हैं? ऐसे स्केलर। और इसी तरह हमारे पास दूसरे जो स्केलर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायमेंशनल स्केलर। तो हमारे पास नॉन डायमेंशनल और डायमेंशनल दो तरह के स्केलर्स होते हैं। अब आप पहले ये चीज देख लें कि नॉन डायमेंशनल कौन से होते हैं। नॉन डायमेंशनल स्केलर्स ऐसे स्केलर्स होते हैं जिनका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। तो नॉन डायमेंशनल स्केलर्स ऐसे स्केलर्स होते हैं जिनका यूनिट नहीं होता। अब यूनिट ना होने का क्या मतलब है? नॉन डायमेंशनल कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं, ऑल डिजिट्स, वो क्या होते हैं? नॉन डायमेंशनल होते हैं। तो हमारे पास क्या बात हो गई कि ऑल डिजिट्स, ये जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन डायमेंशनल होते हैं। दूसरे अल्फाज में हम इनको कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स, क्या जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं मैथ के अंदर वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन डायमेंशनल होते हैं। मतलब ऐसे स्केलर्स जिनका कोई यूनिट नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 है। अब अगर आपके पास 10 लिखा हुआ है तो ये एक नंबर है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं है। यूनिट का मतलब कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये हमारे पास सिर्फ नंबर्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे नॉन डायमेंशनल। अब अगर हम बात करें डायमेंशनल की तो डायमेंशनल सारे के सारी जो आपके पास होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं ये सारी की सारी आपके पास क्या होती हैं?
ये डायमेंशनल होती हैं, मतलब जिनमें क्या होता है, यूनिट मौजूद होता है, वो तमाम क्वांटिटीज जिनमें यूनिट मौजूद होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है मैस m, और ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास 10 kg मैस है। तो 10 kg में अगर आप देखें तो हमारे पास ये उसका नंबर है और साथ उसका यूनिट है, दूसरे अल्फाज में डायमेंशन भी मौजूद है। तो क्या है कि इस तरह की स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर्स जिनमें यूनिट मौजूद हो, उन मतलब तमाम की तमाम स्केलर क्वांटिटीज जिनमें यूनिट भी होता है, दूसरे अल्फाज में डायमेंशन भी मौजूद होती है, नंबर के साथ साथ डायमेंशन भी मौजूद होती है, उनको बोलते हैं डायमेंशनल स्केलर्स। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास स्केलर्स भी दो तरह के हैं, एक नॉन डायमेंशनल और एक है डायमेंशनल। तो अब अगर हम बात करें तो अगर हम वेक्टर को एक नॉन डायमेंशनल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डायमेंशनल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास डायमेंशनल स्केलर्स भी आगे दो तरह के होते हैं। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद नंबर। अब वो नंबर हम कोई जनरल नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो नंबर n है। तो अब ये बेसिकली नॉन डायमेंशनल स्केलर की बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी एक वेक्टर को किसी नंबर से, मतलब नॉन डायमेंशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि नॉन डायमेंशनल नंबर्स भी हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, नॉन डायमेंशनल नंबर्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक नॉन डायमेंशनल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, मतलब जिनमें n ग्रेटर देन 0 होता है। और एक आपके पास नॉन डायमेंशनल नंबर्स होते हैं नेगेटिव, मतलब जिनके अंदर आपका n जो है वो लेस देन 0 होता है, मतलब जो भी आप नंबर ले रहे हैं वो नेगेटिव नंबर होता है, और इस केस में जो भी आप नंबर ले रहे होंगे वो पॉजिटिव नंबर होता है। अब फॉर एग्जांपल किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है a। अब जैसे ही इस मैं वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, हमने यहाँ जनरल n लिया होगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a, मतलब ये वेक्टर a ही रहेगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। इस तरह अगर मैं इसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, तो अब ये हो जाएगा 3a, मतलब वेक्टर वही रहेगा लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह मैं 4 से करता हूं तो 4 टाइम्स, 5 से करता हूं तो 5 टाइम्स, जिस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं n से, तो क्या होगा, देन इट्स मैग्नीट्यूड will be n times। तो जैसे ही हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। अब यहां पे 3 बातें नोट करने वाली हैं, और वो बातें क्या हैं कि हमारे पास जब भी हम किसी वेक्टर के अंदर 3 चीजें मौजूद होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन, और नंबर 3 यूनिट। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो जब हमने किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या चेंजिंग्स आई। तो अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल जब a था, a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया लेकिन डायरेक्शन वही रही, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3a हो गया लेकिन डायरेक्शन वही रही। अब क्योंकि ये नॉन डायमेंशनल स्केलर्स हैं जिनमें यूनिट नहीं होता, तो जाहिर बात है यूनिट चेंज नहीं होगा, वेक्टर वही रहेगा, उसका यूनिट चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या, वेक्टर का यूनिट भी वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ किस चीज में चेंज आई है अगर हम यहाँ पे देखें तो जब भी हम किसी नॉन डायमेंशनल पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेंज होती है, आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन सेम रहती है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, यूनिट सेम रहता है और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई कि जब हम नॉन डायमेंशनल पॉजिटिव नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक एमसीक्यूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपका एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको आप गौर से समझ लें।
तो देखें जी, when a vector is multiplied by a positive number its magnitude will be। अब वो कहते हैं कि किसी वेक्टर को जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास एक वेक्टर a है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 2a, मतलब डबल हो जाएगा। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a हो जाएगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आप लोग मुझे बताओ कि इसमें से आपका कौन सा आंसर ठीक है। तो आप ऑब्वियसली आप लोग सोच रहे होंगे, जो आप सोच रहे हैं मैं समझ गया हूं, आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर ए होगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत है। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखें, आपने कहा जी हमने a था 2 से मल्टीप्लाई किया 2a हो गया, 3 से किया 3a, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर मैं बात करता हूं ये कि अगर मैं किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं 0.5 से, जिसको हम बोलते हैं 1/2, तो जाहिर बात है a है, a को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2a तो हाफ हो जाएगा। और आपको पता है 1 भी तो एक 0.5 भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब 1/2 भी एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर 1 भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं इस a को मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो ये 1a हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो आप देखें जरूरी नहीं है, बुक में एक ऐसा ट्रेंड है कि जिससे आपको लग रहा है कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। उसी वेक्टर को 0.5 जैसे 1/2 हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। 1/2 भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, 1 भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहां से हमने ये नतीजा निकाला कि जो आपका आंसर ए नहीं है, बल्कि जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। तो इसका मतलब है आपका जो सही आंसर है वो क्या है, डी है, ऑल ऑफ दीज। अब ये तो हो गया कि जब हमने किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होता है, चलें देखते हैं। तो देखें, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है a और मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूं -2 से। तो जैसे ही मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -2a। तो हुआ क्या कि उसकी डायरेक्ट, अब जब हमने -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो उतने टाइम्स ही हो जाएगा। 2 से किया तो 2 टाइम्स, 3 से किया तो 3 टाइम्स। लेकिन जो नेगेटिव का साइन है वो क्या करेगा, वो उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देगा, उसकी डायरेक्शन उलट देगा। तो यहाँ पे क्या, अब आपने यहाँ पे ज्यादातर लोग वर्ड यूज करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं कि डायरेक्शन चेंज। चेंज का मतलब होता है कि अगर यूं है तो यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने वर्ड यूज करना है रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है एग्जैक्ट अपोजिट। अगर पहले डायरेक्शन ये थी तो नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन ये। तो क्या है कि आपने इस बात को याद रखना है कि नेगेटिव नंबर से जब भी आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वो मैग्नीट्यूड होता है टाइम्स कर देता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव नंबर से रिवर्स। अब यहाँ पे वही 3 चीजें आ जाती हैं आपकी। एक आपका अगर हम देखें तो है मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। तो अगर यहां पे आप देखें तो आपके किस किस चीज पे असर पड़ रहा है। देखें, ये है नॉन डायमेंशनल नंबर, बेशक नेगेटिव है। तो नॉन डायमेंशनल नंबर में एक बात तो माइंड में बिठा लें, कभी यूनिट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, तो यूनिट तो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड बढ़ा है, डबल हुआ है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहां से हमने क्या नतीजा निकाला कि जब आप नॉन डायमेंशनल नेगेटिव नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो अब इसी से रिलेटेड हम एक एमसीक्यूज अंडरस्टैंड करते हैं। देखें जी, इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर with the following numbers which can only change the direction। अब जाहिर बात है बच्चे देखेंगे इसके साथ भी नेगेटिव है, ये भी डायरेक्शन चेंज करेगा, इसके साथ नेगेटिव है, ये भी डायरेक्शन चेंज करेगा, इसके साथ नेगेटिव है, ये भी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो बच्चे क्या करेंगे, डी पे टिक कर देंगे, लेकिन गलत आंसर।
कैसे? अब आपको मैंने बताया था फिजिक्स के अंदर एमसीक्यूज में छोटे छोटे पॉइंट्स का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो उसने लिखा हुआ है ओनली का वर्ड। अब ये ओनली का जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनली, उसने कहा कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करे, सिर्फ उसकी डायरेक्शन। मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन। तो अगर आप इनमें से देखें तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे और किसी चीज को डिस्टर्ब ना करे? तो वो सिर्फ और सिर्फ -1 है। कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए हो, आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -a हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर वो ओनली का वर्ड यूज करे तो आपका आंसर होगा ये वाला -1। लेकिन इन केस, यही एमसीक्यू दो तरीके से भी आ सकता है, अगर वो यहां से ओनली का वर्ड यूज ना करे तो फिर क्या होगा? फिर तो हम जनरल लेंगे, ये भी डायरेक्शन चेंज करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। तो अब आपने देखा किस तरह छोटा छोटा पॉइंट, छोटी छोटी बात से आपका एमसीक्यूज ठीक भी हो सकता है और आपका एमसीक्यूज गलत भी हो सकता है। तो इसलिए जब आपने एमसीक्यूज करने हैं, खास तौर पर एंट्री टेस्ट के, या आपने ये वाले, इन पे आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है, बहुत ज्यादा केयर करनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में आपका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है। चलें जी, अब ये तो सारी आपकी हो गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा कि वेक्टर के स्केलर के साथ और वेक्टर के साथ दोनों पॉसिबल हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर के स्केलर के साथ। और स्केलर पे हमने कहा था दो तरह के, एक नॉन डायमेंशनल और एक डायमेंशनल। फिर हमने नॉन डायमेंशनल पे भी हमने कहा दो तरह के नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब अगली बात हमारी ये रह गई है कि जब हम किसी डायमेंशनल नंबर को, दूसरे अल्फाज में किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होता है, हमारा आंसर क्या आता है? तो देखें जी, हमने क्या कहा कि हमारा, अब हमें आगे समझना है कि अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर से तो फिर क्या होगा, फिर हमारा आंसर क्या आएगा? तो देखिए, हम यहां पे सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर है v, वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी से, m से। तो आपको होता है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास, ये क्या होता है, मोमेंटम। और उसको हम किससे जाहिर करते हैं, p से। और आपको पता है इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर ही आना, और मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें क्या पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो देखें, अब यहां पे जब हमने उसमें हम जब नॉन डायमेंशनल में मल्टीप्लाई करते थे ना, वेक्टर वही रहता था, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी रहेगी, फोर्स है तो फोर्स रहेगी। लेकिन जब हम किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी मतलब डायमेंशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो अब यहां से हमें क्या पता चला कि रिजल्टेंट विल बी अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी किसी वेक्टर को डायमेंशनल नंबर मतलब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट है वो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी आएगी। तो इसी तरह जब वेक्टर को मास से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मोमेंटम आया, और मोमेंटम भी क्या है, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है। और ये भी एक, जब भी ये याद रखना है वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर आएगा। तो अब यहां से हमने एक बात अखज की कि अब अगर हम इसका यूनिट बनाएं तो आपको पता है इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसका यूनिट क्या होता है, केजी। तो मोमेंटम का यूनिट फिर हमारे पास क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड। तो क्या है कि आपके पास जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन किसके इक्वल आई, द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज। तो आपने कहना है द डायमेंशन ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटी will be the product of
ओरिजिनल क्वांटिटीज। तो आपके पास क्या है, द डायमेंशन ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटी विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज, तो इसके इक्वल आएगी। तो देखें अब यहां पे हम कहते हैं कि क्या हुआ कि जब हमने वेक्टर में वेक्टर को ऐड किया तो आपके पास आंसर एक वेक्टर आया। जब स्केलर में स्केलर को ऐड किया तो आंसर एक स्केलर आया। अब हमने कहा है कि जब हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर से तो आपका आंसर एक वेक्टर आएगा। जब भी आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर एक वेक्टर आएगा, और इस चीज को हम बोलते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन या सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और सिंपल प्रोडक्ट। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मैस को मल्टीप्लाई करें एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, मैस एक स्केलर है, तो आपके पास फोर्स आती है, और फोर्स एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब नॉन डायमेंशनल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर वही रहता है, लेकिन जब किसी डायमेंशनल को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ये हमारा थी आज की वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर दूसरे लोगों तक शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।